दे दिया है कि हमारी क्यू यानी क्वांटिटी और डी माना डिमांड। क्यू डी हमारी दी गई है 200 माइनस पी, ये हमारा मांग वक्र की समीकरण है। यहाँ पे हमें बताया गया है कि या तो कीमत पी 200 के बराबर है या 200 से कम है। इसी तरीके से क्यू एस यानी कि जो हमारी सप्लाई है उसका समीकरण है, पूर्ति वक्र का समीकरण 120 प्लस पी। यहाँ पे हमारी पी की कीमत 10 से या तो ज्यादा है या फिर बराबर है। आगे देखिए, हमें कहा गया है कि बाजार मांग और बाजार पूर्ति को बराबर करके संतुलन कीमत जो कि पी द्वारा प्रदर्शित ज्ञात करते हैं तथा पी के लिए हल करते हैं। तो हमें यहाँ पे पी की वैल्यू ज्ञात करनी है। पी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज में कर लेते हैं जो कि बहुत बेहद ही सिंपल फॉर्मूला है, वो है क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। ठीक है, यहाँ पे क्यू डी की जो समीकरण है हमको यानी कि डिमांड का जो वक्र दिया हुआ है वो है 200 माइनस पी, हमने ऐसे की ऐसे लिख देना है इज इक्वल टू, और क्यू एस की जगह हमें जो गिवन है 120 प्लस पी वो हमें ऐसे कैसे लिख देना है। यहाँ पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ के पी को हम जब इधर ले आएंगे तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है माइनस पी के अंदर, तो माइनस पी और माइनस पी बन जाता है आपका माइनस का 2p। ये आपका बन जाता है यहाँ पे माइनस का 2p। इसी तरीके से 200 की वैल्यू को जब हम इधर लाते हैं तो 120 माइनस 200 होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 80। इस तरीके से हम दोनों वैल्यूज को लिख लेंगे और माइनस की इस वाले संख्या को इस वाले संख्या दोनों माइनस को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास रिमेनिंग आता है 2p इक्वल टू 80। यहाँ पे p की वैल्यू निकालने के लिए जो p के पास का नंबर है उसको हम 80 के नीचे ले जाते हैं, यानी 80 डिवाइडेड बाय हम करते हैं 2, तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है करके 40। जब 80 को 2 को हम 80 में कितनी बार टाइम्स आएगा 40 टाइम्स, ठीक है, तो 40 इंटू 2 80। इस तरीके से हम कीमत ज्ञात कर लेंगे। और इसी तरीके से जब हमको यहाँ पे क्यू डी ज्ञात करना है तो हम 200 में माइनस पी की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी 200 माइनस पी है तो हम देखिए यहाँ पे करते हैं, हम लिख देंगे 200 माइनस पी, हमारा गिवन है 40, हम यहाँ लिख देते हैं 40 जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व करके लिया है पी। तो 200 माइनस 40 हमारा आ जाता है यहाँ पे 160, यानी मार्केट में हमारी जो 40 रुपए की कीमत है उसके ऊपर डिमांड है हमारी 160। अब सेम हमको सप्लाई की तरह ज्ञात करना है, तो सप्लाई का हमारा समीकरण है 120 प्लस पी, तो हम यहाँ पे दोबारा से 120 प्लस पी कर देंगे, यानी 120 तो हमने वैल्यू लिख दी और प्लस की जगह हमने प्लस लगा दिया है, और पी की हमारी जो है वो हमारा 40 आ चुका है। तो यहाँ पे 120 और 40 को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है वापस से 160। तो इस तरीके से हमारा डी और हमारा एस दोनों सेम है जो कि 160 है, तो हमारे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, संतुलन मात्रा ज्ञात हो जाएगी और कीमत हमारी संतुलित कीमत है 40 जो कि हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली है। क्या आपके आगे क्वेश्चन में भी इसी तरीके से गिवन है। आगे चलते हैं, अगर पी की तुलना में कम कीमत पर मान लो पी 125 है। अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया, हमारा पी पहले 40 हमने निकाला था, अब मान के चलिए पी 25 हो जाता है, तो वापस 40 की जगह हम पी की वैल्यू 25 लिख देंगे, जिससे हमारा क्यू डी 175 हो गया, और क्यू एस की जगह हम वापस से 25 लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे 145 हो गया। इसका मतलब जो डिमांड है 175 वो ज्यादा है और पूर्ति कम है, तो ऐसी कंडीशन में अगर डिमांड ज्यादा है तो पी जो हमारी पी की वैल्यू है वो क्या होगी, 25 न रह के ऊपर की तरफ बढ़ेगी। सेम इधर देखिए, जब हम यहाँ पे डिमांड ज्यादा है तो हम ऐसी बात है कीमत पर दिमाग है और कीमत बढ़ेगी। अब मैं ईडी इज इक्वल टू क्यू डी माइनस क्यू एस, इसको हम सॉल्व करते हैं। ईडी निकालने के लिए हम 200 माइनस पी का समीकरण रख देंगे, फिर माइनस 120 प्लस पी का समीकरण रख देंगे। जब इसे हम खोलेंगे तो 200 माइनस पी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस 120 और डिफरेंट साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पी, हमारे पास 2 माइनस पी हो जाएंगे, तो 2 माइनस पी का हम लिख सकते हैं माइनस 2p। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आ जाता है पी 40। यहाँ पे हम अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं क्यू डी में कि 200 माइनस 40, इधर देखिए ये हो जाएगा हमारा 2p। अभी कह रहा है पी की कीमत अगर हम 25 नहीं लेके बढ़ा देते हैं, 40 की जगह हम 45 कर देते हैं और वापिस से क्यू डी और क्यू एस के समीकरण में हम 45 पी की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा क्यू डी आता है 155 और क्यू एस आता है हमारा 165।
यहाँ पे हमारी पूर्ति ज़्यादा है, पूर्ति ज़्यादा होने की वजह से कीमत क्या हो जाएगी, अपने आप नीचे की ओर चल जाएगी, यानी कि कीमत को हमको कम करना पड़ेगा। इस तरीके से जब हम कीमत कम करेंगे तो वापस संतुलन की स्थिति कायम हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा श्रम बाजार में मजदूरी निर्धारण। हमारा जनसंख्या भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, यहाँ पे अधिकतर रोजगार श्रमिक करते हैं और श्रमिकों को बाजार में जाकर अपनी मजदूरी का निर्धारण करना पड़ता है। न्यूनतम मजदूरी लेने वाला श्रमिक कभी अपनी आजीविका नहीं चला पाएगा और अधिकतम मजदूरी लेने वाला श्रमिक अपना को रोजगार से विहीन कर लेगा या उसको रोजगार नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक जो श्रमिक की पूर्ति है, यहाँ पे उद्योग नहीं लेके हम यहाँ पे उद्योग को एक श्रमिक मानेंगे। जैसे हम उद्योग पूर्ति करता था वैसे यहाँ पे श्रमिक पूर्ति करेगा और मांग कौन करेगा? यहाँ उल्टा है, जहाँ उपभोक्ता मांग करता था यहाँ एक उद्योग मांग करेगा ताकि वो श्रमिक को काम पे लगा सके। श्रम बाजार में श्रम की पूर्ति करने वाले घर परिवार और श्रम की मांग फर्मों से होती है। इस वाली लाइन से आप समझ गए होंगे कि हम यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट चल रहे हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था कि उद्योग सप्लाई करती है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि एक लेबर सप्लाई कर रहा है। श्रम का अभिप्राय श्रमिकों द्वारा किए गए कार्य के घंटों से है, न कि श्रमिकों की संख्या से। पहली बात तो हम इनके कार्य के घंटों को अनुमान लगाएंगे। मजदूरी दर का निर्धारण श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है। वही सेम जहाँ पे सप्लाई और डिमांड मिलेगी वहां पे मजदूरी दर का निर्धारण हो जाएगा, जहाँ श्रम की मांग तथा पूर्ति संतुलन होगा। आगे चलते हैं। देखिए, लाभ अधिकतम कर्ता होने के कारण फर्म सदा उस बिंदु तक श्रम का उपयोग करेगी जिस पर श्रम की अंतिम इकाई के उपयोग की अतिरिक्त लागत उस इकाई से प्राप्त अतिरिक्त लाभ के बराबर होगी। यानी अगर मान के चलिए जो एक फर्म है वो हमेशा लाभ कमाना चाहेगी, तो वो जब तक ही श्रमिक की दर का निर्धारण करेगी जबकि उसकी जो कॉस्ट है वो जो लास्ट उसकी कॉस्ट आती है एक इकाई की वो उसके प्रॉफिट के बराबर होगी। ठीक है, इसी दर पे वो एक श्रमिक का चयन करेगी। श्रम की एक अतिरिक्त इकाई के उपयोग से लाने के लिए अधिक लागत मजदूरी दर को हम W से डिनोट करते हैं। W का मतलब यहाँ पे वेजेस से लिया जाता है। सीमांत उत्पाद किसे कहते हैं? सीमांत उत्पाद जो कि लेबर का है। सीमांत संप्राप्ति अतिरिक्त श्रम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के लिए जो उसे अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है वह सीमांत संप्राप्ति कहलाता है। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास एक श्रमिक काम कर रहा है तो आपका उत्पादन भी एक होता है। ठीक है, यदि आपके पास 2 श्रमिक काम कर रहे हैं तो आपका उत्पादन भी 2 होगा। हम इन 1 और 2 को लाभ मान के चलते हैं। यदि आपके पास 3 श्रमिक काम कर रहे हैं तो हमारा लाभ भी 3 इकाई पे 3 होगा। इस तरीके से हमें हर यहाँ पे 1 श्रमिक का अंतर आ रहा है। ये जो अंतर से हमारा लाभ में अंतर आ रहा है, ये जो अंतर है इसे ही हम संप्राप्ति कहते हैं और ये जो अंतर है इसे हम ये वाला सीमांत उत्पाद कहते हैं, इसे हम सीमांत संप्राप्ति कहेंगे। श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद हम कैसे ज्ञात करते हैं? जो सीमांत संप्राप्ति है उसमें से हम श्रम का सीमांत उत्पाद को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। जब तक श्रम की सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर से अधिक है, फर्म श्रम की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करके अधिक लाभ अर्जित कर सकता है। यानी जब तक सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी दर मान के चलिए कोई भी मजदूरी दर ले ली हमने उससे अधिक है तो फर्म श्रम की एक एक्स्ट्रा जो इकाई है उससे भी लाभ अर्जित कर सकता है। यदि श्रम उपयोग के किसी भी स्तर पर श्रम की सीमांत उत्पाद का मूल्य मजदूरी की दर से भी कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, फर्म श्रम की एक इकाई कम करके अपने लाभ में वृद्धि करेगी क्योंकि यहाँ पे फर्म को हानि हो रही है। अगर मजदूरी दर की तुलना में सीमांत उत्पाद का मूल्य कम हो रहा है, मजदूरी दर अधिक हो रही है यानी श्रमिक हमसे ज्यादा पैसा लेके जा रहा है तो फर्म को लाभ तो होगा नहीं, तो वो क्या करेगी यहाँ पे जब श्रमिकों को मजदूरी देगी तो उसके बदले हमारे एक इकाई को यानी कि आउटपुट को कम कर देगी। श्रम के लिए मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला है। फिर वही चीज है, हमने बोला था कि जो डिमांड होता है ये डिमांड यहाँ पे उपभोक्ता नहीं कर रहा, श्रमिक दर निर्धारण करनी है इसकी मजदूरों की श्रम दर, तो ये DL है यानी L मीन्स लेबर और सप्लाई यानी कि सप्लाई कौन कर रहा है, पूर्ति कौन, यहाँ पे डिमांड तो कौन कर रहा है, आपकी डिमांड कर रहा है एक जो आपका फर्म है वो डिमांड कर रही है किसकी, श्रमिक की, और सप्लाई कौन कर रहा है, यहाँ पे श्रमिक सप्लाई कर रहा है अपने आप की। ठीक है, एक परिवार सप्लाई कर रहा है, श्रम सप्लाई कर रहा है, व्यक्ति सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मजदूरी करना चाहते हैं तो इसकी दर सप्लाई ऊपर की ओर जाएगा और डिमांड नीचे की ओर आएगा। L मीन्स यहाँ लेबर है और जहाँ एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद करेंगे यहाँ पे श्रम की मजदूरी दर निर्धारित हो जाएगी।
ध्यान रखने की बात है कि श्रम को हमने यहाँ पे ऊंची मजदूरी दर पर कम श्रम की मांग होती है। ये हम सभी को पता है कि हमारे घर में भी अगर हम कोई काम चलाते हैं, कोई मजदूर बुलाते हैं, तो अगर वो ऊंची मजदूरी दर ले रहा है तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी कि हम 2 श्रमिक की जगह 1 ही श्रमिक रखना चाहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप मांग वक्र नीचे की ओर प्रवणता वाला। यद्यपि प्रत्येक फर्म मजदूरी बढ़ने पर कम श्रम की मांग करती है, ये हम पढ़ चुके हैं। श्रम पूर्ति की जानी चाहिए, इसका निर्धारण घर परिवार करते हैं, यानी कितने श्रमिकों की पूर्ति होगी, इसका निर्धारण कौन करेगा? परिवार। किसी मजदूरी दर W1 पर एक व्यक्ति L1 श्रम इकाइयों की पूर्ति करता है, यह मान के चलते हैं। अब देखें कि मजदूरी दर बढ़कर W2 हो जाती है। इसका मतलब अगर मजदूरी दर बढ़ जाती है तो मजदूरी दर में इस वृद्धि के 2 प्रभाव होंगे। पहला तो ये होगा कि मजदूरी दर में वृद्धि के कारण अवकाश के अवसर लागत में वृद्धि होगी। अवकाश के अवसर लागत में वृद्धि यानी अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति 2 दिन काम पे गया, 2 दिन के हिसाब से उसके पास 200 रुपए बनते हैं, यानी 1 दिन के हो गए उसके 100 रुपए। अब चलिए अवकाश के दर में वृद्धि। एक यहाँ पे हमने उसकी सैलरी बढ़ा दी कि वो 2 दिन के अंदर 400 रुपए लेगा, यानी 1 दिन के वो कितने लेता है? 200। अभी जो यहाँ पे आपका 100 रुपए था और यहाँ पे आपने छुट्टी ली तो 100 रुपए का नुकसान और यहाँ आपने छुट्टी ली तो 200 रुपए का नुकसान होता है। यही अवकाश की अवसर लागत कहलाती है, जो अवकाश को अधिक महंगा बना देती है। अतः व्यक्ति विशेष अवकाश में रहना कम पसंद करेगा। अवकाश में इसलिए कम रहेगा क्योंकि उसकी ज्यादा मजदूरी कटेगी, तो वो उस दौरान अवकाश में ना रह के काम करना पसंद करेगा ताकि उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप वह अधिक घंटे कार्य करेगा। दूसरा कारण है कि मजदूरी दर में W2 तक वृद्धि के कारण व्यक्ति की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है, अतः वह अवकाश जनित क्रियाओं पर अधिक खर्च करेगा। दूसरा, जहाँ पे वो 200 रुपए कमा रहा है, अब वो 400 रुपए कमाएगा, इसका मतलब 400 रुपए कमा के वो अधिक खर्चा करेगा, तो इस कारण खर्चा करने के लिए उसे अवकाश जनित क्रियाएं करेगा, यानी अवकाश लेके वो इस खर्चे को पूरा करेगा। कम मजदूरी, ये दोनों ही साइकोलॉजिकल कारण है जो कि आपको लिखने पड़ेंगे। कम मजदूरी दर पर प्रथम प्रभाव द्वितीय प्रभाव से प्रबल रहता है। इसका मतलब जो कम मजदूरी दर पर है उसमें प्रथम प्रभाव द्वितीय प्रभाव से प्रबल रहता है तथा इसलिए व्यक्ति की इच्छा मजदूरी दर में प्रत्येक वृद्धि के कम श्रम की पूर्ति करेगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वहाँ परिवार द्वारा श्रम की पूर्ति फर्मों द्वारा श्रम की मांग के बराबर होती है।